Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss part 4 of breathing and exchange of gases. और इस पार्ट 4 में हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन बहुत बार आता होगा कि ऑक्सीजन रेगुलेट करती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट करती है रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का मतलब है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना, कि रेट फास्ट होगा रेस्पिरेशन का या स्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो 3 तरह के रेगुलेशन को हम स्टडी करते हैं। न्यूरल कंट्रोल को, न्यूरल कंट्रोल जो होता है वो नॉर्मल ब्रीदिंग के रेट को, रिदम को सेट करता है नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे। केमिकल कंट्रोल रेट एडजस्ट करता है, जैसे फास्ट ब्रीदिंग होगी या फिर स्लो ब्रीदिंग होगी। ठीक है, रिफ्लेक्स कंट्रोल हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि एक्सेसिव एक्सपेंशन ना हो। देखो, जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ आती है और लंग्स क्या करते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। जैसे गुब्बारा फूल जाता है वैसे ही हमारे लंग्स क्या करते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं। तो एक्सेसिव एक्सपेंशन अगर हमारे लंग्स का हो गया तो लंग्स डैमेज हो जाएंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करता है रिफ्लेक्सिव कंट्रोल। तो यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पे हम 3 तरह का रेगुलेशन स्टडी करेंगे, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल एंड रिफ्लेक्स कंट्रोल। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल की। न्यूरल कंट्रोल यहाँ पे पाया जाता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये क्या है, मेरा हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन में मेरे 2 पार्ट होते हैं, मेडुला एंड पोन्स। और मेडुला एंड पोन्स ब्रेन स्टेम फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, ब्रेन स्टेम की फॉर्मेशन करते हैं। मेडुला हमारे ब्रेन को कनेक्ट करती है हमारी स्पाइनल कोड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम न्यूरल कंट्रोल पढ़ेंगे तो मेडुला का रोल और पोन्स का रोल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेडुला के रोल को। ठीक है, मेडुला क्या करती है, बेसिक रिदम जनरेट करती है। मेडुला क्या करती है, बेसिक रिदम जनरेट करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, बेसिक रिदम जनरेट करती है, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे ये ऑटोमेटिक रिदम जनरेटर का काम करती है। किसका काम करती है, ऑटोमेटिक रिदम जनरेटर का काम करती है, रिदम जनरेटर का काम करती है। इसमें 2 सेंटर होते हैं, एक डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, DRG बोलते हैं, DRG बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि इसमें DRG होता है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो क्या करता है, हमारे इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। इंस्पिरेशन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ये हमारा क्वाइट ब्रीदिंग, जब मैं जैसे आराम से बैठी हुई हूँ, कुछ बोल नहीं रही, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही, उस टाइम पे क्वाइट ब्रीदिंग के टाइम पे ये क्या होता है, एक्टिव होता है। यहाँ पे जो हमारा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, DRG है, वो फ्रेनिक नर्व के थ्रू क्या करता है, डायफ्रागम को कंट्रोल करता है। जैसे ही मैं इंस्पिरेशन करूँगी, इंस्पिरेशन मतलब मैं ऑक्सीजन का अपटेक करूँगी तो मेरे लंग्स एक्सपेंड होंगे, मेरा डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो वो कैसे जाएगा, वो फ्रेनिक नर्व के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, फ्रेनिक नर्व के थ्रू जाएगा। ऐसा कब होगा, क्वाइट रेस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरा DRG जो मेरा है, ये क्या है, इंस्पिरेटरी सेंटर है। इंस्पिरेटरी सेंटर मैं इसको बोलूँगी, क्या बोलूँगी, इंस्पिरेटरी सेंटर। फिर मेडुला के अंदर एक होता है हमारे पास वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्या होता है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है। ये नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे इनएक्टिव रहता है। अगर मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर रही हूँ तो ये क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। ये एक्टिव कब होगा, ये एक्टिव होगा एक्सरसाइज के टाइम पे। ये कब एक्टिव होगा, एक्सरसाइज के टाइम पे होगा। मतलब फोर्स्ड ब्रीदिंग करवाएगा, ये क्या करवाएगा, फोर्स्ड ब्रीदिंग करवाएगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो इंस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है और एक्सपीरेशन को भी कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि भाई हमारा जो न्यूरल कंट्रोल है वो पोन्स और मेडुला के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, जो ब्रेन स्टेम फॉर्म करते हैं। मेडुला में बात करें तो मेडुला में 2 सेंटर होते हैं, एक डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप DRG जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग के टाइम पे इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है
फ्रेनिक नर्व के थ्रू, फ्रेनिक नर्व के थ्रू किसको सिग्नल भेज के, फ्रेनिक नर्व के थ्रू ये सिग्नल भेजता है डायफ्रागम को, और इंस्पिरेशन मतलब कि अपटेक ऑफ ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है। और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये एक्सरसाइज के टाइम पे जब फोर्स्ड ब्रीदिंग होती है उस टाइम पे ये इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन दोनों को ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर है, मेडुला का रोल यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये नॉर्मल रिदम सेंटर है, नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे ये क्या होगा, एक्टिव होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोन्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पोन्स आता है। नेक्स्ट आता है पोन्स, पोन्स क्या है, पोन्टाइन, पोन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप फॉर्म करता है पीआरजी, पोन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप फॉर्म करता है पीआरजी, जिसमें एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, एक एपिन्यूस्टिक सेंटर होता है। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो इंस्पिरेशन को लिमिट करता है, इंस्पिरेशन को लिमिट करेगा। लिमिट क्यों करेगा, अगर इंस्पिरेशन लिमिट नहीं हुआ तो हमारे लंग बिल्कुल एक्सपेंड कर जाएंगे, हमारे लंग्स क्या करेंगे, बिल्कुल एक्सपेंड कर जाएंगे और फट जाएंगे। तो इंस्पिरेशन को लिमिट करता है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये ब्रीदिंग के रेट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ब्रीदिंग रेट को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, या फिर मैं कह सकती हूँ कि ये रेगुलेट करेगा। अगर ये ज़्यादा एक्टिव हो, अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर मेरा ज़्यादा एक्टिव होगा, अगर ये ज़्यादा एक्टिव होगा तो इंस्पिरेशन क्या होगा, शॉर्ट, इंस्पिरेशन क्या होगा, शॉर्ट। कैसे होगा शॉर्ट, ऐसे बहुत शॉर्ट इंस्पिरेशन हो रहा है, बहुत फास्ट मैं क्या कर रही हूँ, हवा ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, हवा ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ। वो कब होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो इंस्पिरेशन क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, फास्ट ब्रीदिंग होती है। दूसरा सेंटर जो होता है वो एपन्यूस्टिक सेंटर होता है, एपनिस्टिक सेंटर होता है, ये अपोजिट होता है हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर के। अपोजिट कैसे होता है, अपोजिट इस तरह से होता है कि ये हमारी इंस्पिरेशन को प्रोलोंग्ड करता है, इंस्पिरेशन को प्रोलोंग्ड करता है। प्रोलोंग्ड मतलब डीप ब्रीदिंग में ये मेजर रोल प्ले करता है। जैसे हम जब योगा कर रहे हो, डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर, प्राणायाम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे करूँगी। तो ये कब, कौन कंट्रोल करेगा इसको, एपन्यूस्टिक सेंटर। तो एपन्यूस्टिक सेंटर मेरी ब्रीदिंग को डीप कर देगा, प्रोलोंग्ड कर देगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर मेरी ब्रीदिंग को शॉर्ट कर देगा। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल में मेडुला पढ़ा, मेडुला के अंदर हमने डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप पढ़ा, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप पढ़ा, फिर पोन्स पढ़ा, पोन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो ब्रीदिंग को शॉर्ट कर देता है, इंस्पिरेशन को शॉर्ट करता है, एपिनिस्टिक सेंटर जो ब्रीदिंग को फास्ट कर देता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो न्यूरल कंट्रोल है वो ऑटोमेटिक ब्रीदिंग कंट्रोल है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर है। नेक्स्ट आता है केमिकल कंट्रोल, नेक्स्ट आता है केमिकल कंट्रोल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरी बॉडी में केमिकल कंट्रोल कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट ब्रीदिंग रेगुलेटर है या ब्रेथ रेगुलेटर है। इम्पोर्टेंट ब्रेथ रेगुलेटर का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर मैं बात करूँ टिश्यूज़ में बात करूँ तो टिश्यूज़ में बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज़ होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके क्या बनाती है, H2CO3 बनाती है। अब मेरी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। ये क्या करता है, H2CO3 को तोड़ देता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में। हमने क्या पढ़ा, मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी वो मेरे ग्लूकोज के साथ मिलेगी, ग्लूकोज के साथ मिलके उसको कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और ATP में तोड़ देगी, यही होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हुई टिश्यूज़ के अंदर। जैसे ही वो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज़ होती है वो वाटर के साथ मिलके रेड ब्लड सेल्स में क्या बनाती है, H2CO3। H2CO3 को तोड़ता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एक एंजाइम है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। वो H2CO3 को H पॉजिटिव आयन एंड HCO3 नेगेटिव में तोड़ देता है। अब जो ये H पॉजिटिव आयन है इसकी कंसनट्रेशन बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ गई और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। अब H पॉजिटिव जब बढ़ता है तो pH मेरा डिक्रीज होता है, मतलब कि pH एसिडिक हो जाता है। इस कंडीशन में मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है तो मेरी ब्रीदिंग रेट क्या होगी, फास्ट होगी। ब्रीदिंग रेट क्या होगी, फास्ट होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा कि मेरी बॉडी में केमिकली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ब्रीदिंग रेट को फास्ट कौन करेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड। कौन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो केमो रिसेप्टर्स में भी हमारे दो रिसेप्टर्स होते हैं। केमो रिसेप्टर्स में भी एक होता है हमारा सेंट्रल केमो रिसेप्टर, एक होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, और एक होता है हमारा पेरिफेरल केमो रिसेप्टर, पेरिफेरल केमो रिसेप्टर। ठीक है, एक होता है सेंट्रल केमो रिसेप्टर, एक होता है पेरिफेरल केमो रिसेप्टर। तो जो सेंट्रल केमो रिसेप्टर होता है वो मेडुला के अंदर लोकेटेड होता है। कहाँ पे लोकेटेड होता है? मेडुला के अंदर। और पेरिफेरल केमो रिसेप्टर कैरोटिड बॉडी और आयोटिक बॉडी के अंदर लोकेटेड होता है। जो सेंट्रल केमो रिसेप्टर है वो कब एक्टिव होगा? इसको एक्टिव होने के लिए चाहिए इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ टिश्यूज़ के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बायो प्रोडक्ट में रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, पीएच डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारा सेंट्रल केमो रिसेप्टर क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। मेडुला को वो सिग्नल भेजेगा जिसकी वजह से मेडुला क्या करेगी? रेट को इंक्रीज करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें? ऑक्सीजन का अपटेक कर सकें। पेरिफेरल केमो रिसेप्टर तब एक्टिवेट होता है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 60 mmHg हो, लेस देन 60 mmHg हो। और ऐसी कंडीशन हाइपोक्सिया के केस में होती है, हाइपोक्सिया के केस में होती है। हाइपोक्सिया के केस में हमारी बॉडी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 60 mmHg होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, पीएच रिड्यूस हो जाता है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मेडुला को अगेन सिग्नल जाता है और वो हमारे ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करती है। तो सेंट्रल केमो रिसेप्टर तब एक्टिवेट होते हैं जब नॉर्मल ब्रीदिंग हो, जब क्या हो? नॉर्मल ब्रीदिंग हो। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यहाँ पे केमो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। बट पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स तब एक्टिवेट होंगे जब हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी, जब हमारी बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 60 Hg होगा। तो ये किसको स्टिमुलेट करेंगे? मेडुला को, और ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और थर्ड हमारा जो रेगुलेशन होता है रेस्पिरेशन का, वो कब होता है? जब वो होता है हमारा रिफ्लेक्स कंट्रोल, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव कंट्रोल, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव कंट्रोल। प्रोटेक्टिव कंट्रोल का मतलब ये है कि देखो, मैंने क्या किया? इंस्पिरेशन किया तो मेरे लंग्स के अंदर क्या आई? ऑक्सीजन आई। ठीक है, ऑक्सीजन आई, लंग्स क्या हो गए? एक्सपेंड हो गए। जो मेरी ब्रोंकियाई थी या ब्रोंक्यूल्स थे, उनके अंदर क्या भर गई? एयर भर गई। ठीक है, तो लंग्स के अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है उसमें क्या गया? सिग्नल गया, उसमें सिग्नल गया कि लंग्स एक्सपेंड हो गए हैं। जैसे ही वो सिग्नल जाता है तो वो वेगस नर्व के थ्रू किसको देते हैं सिग्नल? मेडुला को देते हैं। किसको देते हैं सिग्नल? मेडुला को देते हैं। मेडुला को क्या देते हैं? सिग्नल देते हैं। सिग्नल मेडुला के पास जाएगा और इंस्पिरेशन क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। इंस्पिरेशन क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हैरिंग ब्योरर रिफ्लेक्स। हैरिंग ब्योरर रिफ्लेक्स होता है कि मैंने सांस लिया, इंस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन का अपटेक किया, मेरे लंग्स एक्सपेंड हो गए तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है उसमें सिग्नल गया कि बहुत ज़्यादा लंग क्या हो गया? स्ट्रेच हो गए हैं। तो यहाँ पे जो वेगस नर्व है वो स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल उठाएगी, मेडुला में भेजेगी। मेडुला क्या करती है? इंस्पिरेशन को इनहिबिट कर देती है, ताकि ओवर एक्सपेंशन ना हो, ओवर इन्फ्लेशन ना हो। इन्फ्लेशन क्या है? गुब्बारे में जब हवा भरते तो वो इन्फ्लेट हो जाता है, तो ओवर इन्फ्लेशन ना हो, ओवरली मेरे जो लंग्स हैं वो ज़्यादा हवा ना भरे। तो हम यहाँ पे कितने रिसेप्टर, हमने रेगुलेशन के बारे में बात की, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल और रिफ्लेक्स कंट्रोल के बारे में। कुछ और रिफ्लेक्स कंट्रोल होते हैं, रिफ्लेक्स कंट्रोल होते हैं, जैसे कफ रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स होता है हमारा, और इरिटेंट रिफ्लेक्स होता है। ये 3 तरह के रिफ्लेक्स हैं जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो कंट्रोल हमने पढ़ा, न्यूरल, केमिकल या रिफ्लेक्स, ये था ऑटोमेटिक कंट्रोल। ऑटोमेटिक कंट्रोल का मतलब क्या है? इनवॉलेंट्री कंट्रोल, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरे बस में नहीं है, मेरी बॉडी में चलता रहता है। बट कुछ होते हैं हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल। अगर मैं वॉलेंट्री कंट्रोल की बात करूं कि रेस्पिरेशन को मैं वॉलेंट्री कैसे कंट्रोल कर सकती हूं, तो मैं हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू कर सकती हूं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकती हूँ। स्विमिंग कर रही हूँ, मैं योगा कर रही हूँ, तो मैं सांस को रोकती हूँ। तो ब्रेथिंग या ब्रेथ को होल्ड करने की जो कैपेबिलिटी आती है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू आती है, जो वॉलेंट्री कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को।
एक होता है मेरा लिम्बिक सिस्टम। अब देखो लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, मैं गुस्से में हूँ, ठीक, मैं गुस्से में हूँ, मेरा फास्ट ब्रीदिंग हो रही है, पर मैं काम हूँ, मेरी ब्रीदिंग स्लो हो रही है, तो लिम्बिक सिस्टम इमोशंस के थ्रू मेरी क्या करता है, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करके, मेरी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके मेरी ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। जैसे फियर होगा, अगर मैं डरी हुई हूँ तो मेरी जो ब्रीदिंग है वो रैपिड हो जाएगी, एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मेरी ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सरसाइज के टाइम पे ब्रीदिंग रैपिड कैसे हो जाती है, कैसे हो जाती है, जैसे ही मैं एक्सरसाइज करती हूँ मेरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो एक्सरसाइज कर रही, मेरे को ज़्यादा एटीपी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो मेरी बॉडी में जो ग्लूकोज होगा, मसल्स में जो ग्लूकोज स्टोर होगा वो ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा टूटेगा तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी तो जो मोटर कोर्टेक्स है, वो जो मोटर कोर्टेक्स है वो न्यूरल सिग्नल भेजेगा, न्यूरल सिग्नल भेजेगा यहाँ पे किसको, मेडुला को, ठीक है, मेडुला को भेजेगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, हाइड्रोजन आयन का लेवल बढ़ गया, मेरे को क्या चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या करेगा, ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करेगा और ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, न्यूरल कंट्रोल रिदम को सेट करता है, केमिकल कंट्रोल रेट को डिसाइड करता है कि फास्ट होगा या स्लो होगा, और रिफ्लेक्स कंट्रोल एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसमें हम लंग्स को एक्सेसिव एक्सपेंड होने से बचाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ रेस्पिरेशन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर हैं तो नॉर्मल प्राइमरी रेगुलेटर क्या होगा, रेस्पिरेशन का प्राइमरी रेगुलेटर क्या होगा, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी या बाइकार्बोनेट होगी, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्राइमरी रेगुलेटर होगा। सेंट्रल केमो रिसेप्टर्स आर मेनली सेंसिटिव टू। सेंट्रल केमिकल रिसेप्टर्स किसके सेंसिटिव होते हैं, ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन CSF, यस, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है तब हमारा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, मेडुला में, पोन्स में, या कैरोटिड बॉडी या एयोर्टिक बॉडी के अंदर, सेरिबुलर कॉर्टेक्स के अंदर, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, कैरोटिड बॉडी एंड एयोर्टिक बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन बिकम्स ए मेजर रेगुलेटर ऑफ इंस्पिरेशन, कब होती है ऑक्सीजन एक मेजर रेगुलेटर रेस्पिरेशन का, हाइपोक्सिया की कंडीशन में। और हाइपोक्सिया कब होता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 60 mmHg हो। नेक्स्ट है द बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग इज जनरेटेड बाय पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम या हाइपोथैलेमस। बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग इज जनरेटेड बाय मेडुला ओब्लोंगेटा। द न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड होता है, पोन्स के अंदर लोकेटेड होता है। विच ग्रुप इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वाइट इंस्पिरेशन, क्वाइट इंस्पिरेशन के लिए DRG हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मेडुला का सेंटर है। हैरिंग ब्योरर रिफ्लेक्स प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करता है, हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन, क्या करता है, ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स को प्रिवेंट करता है ताकि लंग ओवर एक्सपेंड ना हो। और इसी के साथ हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन फ्रीली। And thank you so much for visiting my channel and watching my videos.